स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। क्या है सेकंड चैप्टर? सॉल्यूशन। पूरा चैप्टर का नाम एक्चुअली में है डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन वाला आधा पोर्शन आपने क्लास 11 में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के नाम से। ये हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा, उस चीज को ही रिपीट हम लोग को यहाँ पर करना है। तो कौन सा टॉपिक हम लोग को शुरू करना है? सॉल्यूशन। यही है हम लोग का चैप्टर सॉल्यूशन, चैप्टर 2। तो सॉल्यूशन शुरू करने के पहले जानना होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है ना। तो सॉल्यूशन जब दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट को मिलाइएगा, जब दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट को मिलाइएगा तो उसके मिलने के बाद जो नया कंपोनेंट बना, नया सब्सटेंस बना, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, एकदम ध्यान रखना है कैसा कंपोनेंट होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। मान ले कि आपने एक तरफ शुगर को मिलाया और उसमें वाटर मिला दिया। कितने कंपोनेंट हो गए? शुगर और वाटर, दो कंपोनेंट, दोनों मिल गया। दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करता है, तो दोनों मिलने के बाद जो शरबत बना, शुगर और वाटर, चीनी और पानी को मिलने के बाद जो शरबत बना, वही सॉल्यूशन है, वही सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। कम से कम दो कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होना ही चाहिए। अब है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? इसमें जो है नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, होमोजीनियस मिक्सचर में नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सब जगह उनका कंपोजिशन सेम होता है। थोड़ा मोड़ा वेरी कर सकता है, जिसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर कैसे मिक्सचर को बोलते हैं? थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, माने नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट जो मिला रहा है, उसका पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और इसके उलट हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या कहता है कि नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट के पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होगा। आप एक एग्जांपल देखो होमोजीनियस मिक्सचर का और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या हो गया? शुगर और वाटर मिला के शरबत बन गया। हेट्रोजीनियस एग्जांपल से समझिए, एक गिलास में थोड़ा सा बालू डालो और फिर उसमें पानी मिला दो, तो क्या होगा? जैसे शरबत और पानी मिल गया था यूनिफॉर्मली, वैसे मिलेगा क्या बालू और पानी? अगर मिल भी गया तो थोड़े समय के बाद, बहुत ही थोड़े समय के बाद, बालू नीचे पानी ऊपर, लगेगा कि इसमें दो कंपोनेंट है। आप नेकेड आई से भी देख सकते हो कि बालू पानी वाला सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, लेकिन चीनी पानी वाला सॉल्यूशन में आप नेकेड आई से नहीं देख पाओगे कि दो कंपोनेंट है। तो जिसमें हमको नेकेड आई से पता चल जाए कि एक से ज्यादा कंपोनेंट है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और जिसमें नेकेड आई से नहीं पता चले कि एक से ज्यादा कंपोनेंट है, वो होमोजीनियस मिक्सचर। तो बालू और पानी का मिक्सचर हेट्रोजीनियस और चीनी और पानी का मिक्सचर होमोजीनियस। सबसे पहली बात कि मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? तो केमिकली अनरिएक्टिंग सब्सटेंसेस को जो मिला देते हैं, तो जो नया सब्सटेंस बना उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो शुरू करते हैं मिक्सचर से, है ना। मिक्सचर क्या है? देखिएगा, एकदम आपको मैं बेसिक में ले जा रहा हूं। मिक्सचर क्या होता है? ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट को कंबाइन करने के बाद जो सब्सटेंस बना, उसको मिक्सचर। नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट जो कंबाइन कर रहा है, उसका अरेंजमेंट यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है।
तो मिक्सचर क्या है? ए सब्सटेंस formed by combining two or more non-reacting components, two or more non-reacting components, है ना? जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिला रहे हैं, जो कंपोनेंट रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है, एकदम नॉन रिएक्टिंग तो होना ही चाहिए, ये कीवर्ड आपको एकदम ध्यान रखना है, नॉन रिएक्टिंग। अगर रिएक्टिंग हो गया तो मिक्सर नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? कंपाउंड बनाएगा रिएक्शन करके। तो जैसे एग्जांपल का बात करते हैं मिक्सर का, तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सैंड स्टीर्ड इन वाटर, बालू को पानी में मिलाया गया। पहला एग्जांपल मिक्सर है, दो कंपोनेंट है, बालू और पानी, रिएक्शन नहीं करता है। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, ये दोनों क्या है? मिक्सचर। अब है कि मिक्सचर दो तरह के, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कौन कौन? तो पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो तरह का मिक्सचर हम यहां पर सीखते हैं। सबसे पहला कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? देखिए, जब दो नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट मिल रहे हैं और उनका अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एक रूप से नहीं है, यूनिफॉर्मली नहीं है, तो उस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहला बात क्या है कि नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली अरेंज्ड। तो इसमें सबसे पहला बात क्या है कि नॉन रिएक्टिंग components are not uniformly arranged, not uniformly arranged। जिस भी कंपोनेंट से हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड नहीं है ना, उसी को हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरी बात, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को, एक से अधिक कंपोनेंट होंगे, जाहिर सी बात है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं, है ना। कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सीन थ्रू नेकेड आई, और किसी किसी स्पेशल केस में आपको माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ सकता। लेकिन जो हमने एग्जांपल लिया, सैंड स्टीर्ड इन वाटर, अगर बालू को पानी में मिलाओगे, एक शीशा के गिलास में रख दो ट्रांसपेरेंट, अब स्टील के गिलास में रखो तो कुछ दिखाई नहीं देगा, शीशा के गिलास में रखो ट्रांसपेरेंट गिलास में, तो क्या होगा? आपको दिखाई दे देगा कि इसमें दो कंपोनेंट है। ये अलग बात है, आपको दूर से ना पता चलेगा कि ये बालू है, लेकिन ये जरूर पता चलेगा कि इसमें एक से अधिक कंपोनेंट है। तो क्या कहता है? कंपोनेंट्स कैन बी सीन विथ नेकेड आई। Components can be seen with naked eye। ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल,
यहां मैं बता देता हूं, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यही लिया है, सैंड स्टीर्ड इन वाटर। मिक्सचर तो है लेकिन चूंकि उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, कहीं पर ज्यादा बालू मिला हुआ रहेगा पानी में, कहीं कम बालू मिला हुआ रहेगा, पहला बात। और इसके कंपोनेंट को हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सैंड स्टीर्ड इन वाटर। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो होमोजीनियस मिक्सचर की ओर चलते हैं, जल्दी से नोट कर लेना है। चलिए अब एकदम समझते चलना है सारी बातों को। देखिए, पहला हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोगों ने देख लिया, दूसरा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या करता है, इसमें भी दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट होंगे। रिएक्टिंग कंपोनेंट होने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट होंगे जरूर, लेकिन वो नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट का अरेंजमेंट यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द मिक्सचर, एक जैसा अरेंजमेंट होगा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स का, है ना। और इसके कंपोनेंट्स को नेकेड आई से तो नहीं ही देख सकते हैं। इसका कंपोनेंट, आपको कोई शरबत मिला, चीनी और पानी मिला हुआ एक गिलास है, दूसरे गिलास में सिर्फ पानी डाला हुआ है। एक गिलास में चीनी और पानी मिला हुआ शरबत है और दूसरे गिलास में सिर्फ पानी है, प्योर वाटर, टेबल पर रख दिया गया। तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन शरबत रखा हुआ है, किस गिलास में शरबत है और किस गिलास में सिर्फ पानी है। आपको अपने मेहमान से, अपने होस्ट से पूछना पड़ेगा कि किस में पानी है, किस में शरबत है ना। तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई नेकेड आई से नहीं कर सकते हैं। तो पहला बात होमोजीनियस मिक्सचर के लिए क्या हुआ कि नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, आर नॉट यूनिफॉर्मली अरेंज्ड। जो नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हैं उसका यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं होता है और देयर कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट को नेकेड आई से नहीं देख सकते। देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई, कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। और एग्जाम्पल आपने किया था क्या, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। शुगर और वाटर का मिक्सचर ही क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर क्लियर, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो मिक्सचर, मैंने फिर से रिकैप कर दिया। अब देखिए जो आपका टॉपिक है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या, होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। तो आपको मालूम हो गया मिक्सचर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट को मिलने से बनता है। होमोजीनियस मिक्सचर, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट का अरेंजमेंट यूनिफॉर्म नहीं होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट का अरेंजमेंट यूनिफॉर्म होता है। अब देखिए चैप्टर पर शुरू करते हैं। इधर उधर की बातें हो गई, अब चैप्टर में हम इंटर कर रहे हैं। ओके,
देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे सॉल्यूशन, तो मैं अभी बता रहा हूं। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर है ना, बस नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट का, चाहे जितने कंपोनेंट हो, कम से कम 2 कंपोनेंट होगा, 3 कंपोनेंट हो सकता है, 4 कंपोनेंट हो सकता है, 5 कंपोनेंट हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, है ना। तो सॉल्यूशन हो गया, इट इज homogeneous mixture of 2 or more non-reacting components, non-reacting components, 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। ग्लूकोज को वाटर में मिला दोगे होमोजीनियसली तो ये सॉल्यूशन है, पानी चीनी को वाटर में मिला दोगे ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखिए, चूंकि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 4 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से सॉल्यूशन को कितने भाग में डिवाइड किया गया, नंबर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। तो मैं हेडिंग देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही ध्यान आ जाएगा, डेफिनेशन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, on the basis of number of component, number of component के हिसाब से सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, है ना। तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो सबसे पहला बाइनरी सॉल्यूशन, नाम से क्या लग रहा है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहला सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कि उस सॉल्यूशन में नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट कितने हैं इसके आधार पर सॉल्यूशन का टाइप। तो सबसे पहला मैंने लिया बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब 2, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होगा उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। डिफाइन कैसे कर सकते हो, ए सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट्स, ए सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट्स विल बी कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल बाइनरी सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट ले लो, तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, 2 कंपोनेंट है ना, एक कंपोनेंट है शुगर और दूसरा कंपोनेंट है वाटर। तो क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। देखिए यहां पर 2 ही कंपोनेंट है, एक शुगर है, मान लो शुगर को मैंने मान लिया कंपोनेंट 1 और वाटर क्या हो गया, कंपोनेंट 2। तो बाइनरी सॉल्यूशन हो गया होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। क्लियर। तो इसी तरह से अगर 3 कंपोनेंट आ गए तो टर्नरी सॉल्यूशन या टर्शियरी सॉल्यूशन।
क्या हो गया? टर्नरी सॉल्यूशन। किसको कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट हो। बाइनरी में 2 कंपोनेंट था, टर्नरी में 3 कंपोनेंट होगा। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, तो 3 कंपोनेंट। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इसका मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, एकदम इसी तरह से। ए सॉल्यूशन हैविंग 3 कंपोनेंट्स विल बी कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट्स। तो कुछ नहीं, अभी आपने शरबत चीनी और पानी डाल के बनाया था, अब चीनी और पानी के अलावा नमक डाल दो, ओआरएस बन गया। 3 कंपोनेंट हुआ ना, चीनी पहला कंपोनेंट, पानी दूसरा कंपोनेंट, नमक तीसरा कंपोनेंट। तो ये टर्नरी सॉल्यूशन है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन का? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ क्या? शुगर, वाटर एंड सॉल्ट। शुगर हो गया आपका पहला कंपोनेंट, वाटर दूसरा कंपोनेंट और सॉल्ट हो गया तीसरा कंपोनेंट। तो देखिए विद्यार्थियों, 3 कंपोनेंट है तो टर्नरी सॉल्यूशन। एक और बात कर लेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन का, बस पहले आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। नेक्स्ट है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी मतलब 4 कंपोनेंट। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 4। बाइनरी में 2, टर्नरी में 3, तो क्वाटरनरी में 4 कंपोनेंट। ये थर्ड टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं हेडिंग दे रहा हूं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे? 4 कंपोनेंट। ए सॉल्यूशन हैविंग 4 कंपोनेंट्स। A solution having 4 components will be called quaternary solution. Will be called क्वाटरनरी सॉल्यूशन। कितने कंपोनेंट हो गए? 4 कंपोनेंट। एग्जाम्पल उसी में कोई एक और चीज ऐड कर दो तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ क्या? शुगर, सॉल्ट, वाटर एंड एक चीज और ऐड कर दो, क्या? लेमन जूस। क्या ऐड कर दिया? लेमन जूस, नींबू का रस। 4 कंपोनेंट हुआ ना, शुगर पहला कंपोनेंट, साल्ट दूसरा कंपोनेंट, वाटर तीसरा कंपोनेंट और लेमन जूस चौथा कंपोनेंट। तो शुगर हो गया पहला कंपोनेंट, सॉल्ट हो गया दूसरा कंपोनेंट, वाटर थर्ड कंपोनेंट और लेमन जूस 4 कंपोनेंट। ये नंबर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्युबिलिटी के हिसाब से देखते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, तब ऊपर से शुरू करते हैं। यह है क्वाटरनरी सॉल्यूशन, इसको जल्दी से आप नोट कर लो। 4 कंपोनेंट होने चाहिए बस।
अब देखिए, दूसरा तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, वो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन on the basis of number of component, क्लासिक कंपोनेंट नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट तो पढ़ लिया ना, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से सॉल्यूशन का टाइप पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी के आधार पर। तो सबसे पहले तो जानना होगा कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है, क्या बिना जाने कैसे जान लोगे टाइप। तो सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता क्या होता है। कोई पानी लीजिए आप 100 ग्राम या 200 ग्राम, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए, उस वाटर में मैक्सिमम कितना शुगर डिजॉल्व होगा, उस वाटर में 200 ग्राम पानी में मैक्सिमम कितना चीनी डिजॉल्व होगा, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहेंगे। जिसमें घुलता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, आगे बताएंगे। जिस सब्सटेंस में घुलता है उसको सॉल्वेंट, और जो घुलता है उसको सॉल्यूट। क्या ध्यान रखना है, जो घुलता है उसको सॉल्यूट, और जिसमें घुलता है उसको सॉल्वेंट। जो घुलता है उसको सॉल्यूट, और जिसमें घुलता है उसको सॉल्वेंट। क्लियर। तो क्या कहता है, किसी भी सॉल्वेंट के फिक्स्ड अमाउंट में सॉल्यूट कितना मैक्सिमम घुल सकता, मैक्सिमम। मान लो कि आपने 200 ग्राम पानी लिया, उसमें 50 ग्राम चीनी डाला, घुल गया, 25 ग्राम और डाला, घुल गया, और 25 ग्राम चीनी डाला, घुल गया, अब 50 ग्राम और डाला, घुल गया, अब 25 ग्राम और डाल रहे हो तो खुल नहीं रहा, उसमें बैठ रहा है, यानी मैक्सिमम चीनी उसमें कितना घुला, 150 ग्राम। तो सॉल्युबिलिटी कितना हो गया, 150 ग्राम चीनी इन 200 ग्राम वाटर। तो मैक्सिमम कितना सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में घुलेगा। आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घुलाते जाओ, घुलाते जाओ, घुलाते जाओ, घुलाते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा, उस पर बैठना शुरू हो जाएगा। उस समय आपको मेजर कर लेना है कि टोटल कितना सॉल्यूट घुला, और वो जो टोटल सॉल्यूट घुला वही सॉल्युबिलिटी होगा। तो किसी भी सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट घुला, उसी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्लियर। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, इट इज द maximum, it is the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मैक्सिमम कितना अमाउंट डिजॉल्व होगा, वही सॉल्युबिलिटी। इसका एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं। 100 ग्राम पानी में, पानी का डेंसिटी 1 होता, 100 मिलीलीटर पानी में आप सॉल्ट को डिजॉल्व करके देखिए। 30 प्योर वाटर में 36.9 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व होगा, उस पर डिजॉल्व नहीं होगा। यानी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम पानी में कितना, 36.9, 0.12 ग्राम इधर उधर होगा। आप करिएगा घर पे तो कर सकते हैं। 100 ग्राम पानी लेना और उसमें सॉल्ट डिजॉल्व करना, देखना 36.9 ग्राम के आसपास सॉल्ट डिजॉल्व होगा, उसके बाद डिजॉल्व नहीं होगा, डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, 36.9 या 37 ग्राम का हो,
36.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर या 100 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। क्लियर? ये सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से सबसे पहला सॉल्यूशन कौन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुना हुआ लग रहा होगा आपको नाम, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और भी सॉल्यूट घुलाने की चांसेस हो, और भी सॉल्यूट घुल सकता हो, तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और भी सॉल्यूट घुल सकता हो तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मालूम हो गया। मान लिया जाए कि 100 ग्राम पानी में आपने 10 ग्राम सॉल्ट डाला, तो अनसैचुरेटेड है कि नहीं? है, क्योंकि उसमें तो और भी सॉल्ट डिजॉल्व हो सकता है। 36.9 ग्राम तक सॉल्ट डिजॉल्व हो सकता है। आपने तो अभी 10 ही ग्राम डाला है। तो जब आपने 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम सॉल्ट डाला तो कैसा सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब उसमें और भी सॉल्यूट जा सकता है ना? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया? ये सॉल्यूशन in which some more amount of solute can be dissolved, in which some more amount of solute can be dissolved, उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? सैचुरेट कर गया मतलब आप इसमें सॉल्यूट नहीं घुलेगा, इतना घुलना का घुल चुका, आप घुलाओगे तो पाप हो जाएगा, बैठ जाएगा उसमें सॉल्यूशन, घुलेगा ही नहीं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप सॉल्यूट घुल ही नहीं सकता, आप डालोगे सॉल्यूट चुपचाप उस पानी में बैठ जाएगा, उस सॉल्वेंट में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो उस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कंजूसी से बनाया गया सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है ना? शरबत, कहीं जाओगे गेस्ट ग्रुप में शरबत मिला खाओगे, पुराने में थोड़ा और चीनी मिला लो, कम था, वो अनसैचुरेटेड था। कहीं गए कहा कि वो बहुत मीठा है, वो लगभग सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो अनसैचुरेटेड माने जिसमें और भी सॉल्यूट डाला जा सकता है। सैचुरेटेड माने आप सॉल्यूट उसमें नहीं डलाएगा, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नोट करिए, दो तरह से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया, नोट कर लो। अब देखिए थोड़ा सॉलिड सॉल्वेंट पर चर्चा कर लें तब आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोग को जो सॉल्यूशन पढ़ना है वो 2 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन पढ़ना है +2 लेवल में। आगे जाइएगा तो 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट वाला भी हो सकता है। अभी हम लोग को मेनली कितने कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन पढ़ना है? 2 कंपोनेंट वाला। तो इस लेवल पर आप अपने लेवल पर सॉल्यूशन बोलिए उसको या बाइनरी सॉल्यूशन, दोनों का मतलब सेम, क्योंकि हम लोग को कैसा सॉल्यूशन पढ़ना है? 2 कंपोनेंट वाला। और बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 सॉल्यूशन। अभी अपने लेवल पर हम लोग सॉल्यूशन बोल दीजिए या बाइनरी सॉल्यूशन बोल दीजिए, दोनों का मतलब सेम होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, क्योंकि सॉल्यूशन मींस बाइनरी सॉल्यूशन फॉर अस, तो क्या बोल सकते हो, ए सॉल्यूशन है टू कंपोनेंट, ए सॉल्यूशन है टू कंपोनेंट्स, पहला सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट है, दोनों नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट होंगे। पहले चर्चा करते हैं हम लोग कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट क्या होता है, जो घुल जाए उसको सॉल्यूट बोलते हैं। चीनी में कौन घुलेगा, चीनी में कौन घुलेगा, पानी नहीं, पानी में चीनी घुलेगा, पानी में चीनी घुलेगा, चीनी घुला यानी चीनी सॉल्यूट है, जो डिजॉल्व हो जाए वो सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या हो गया, ए सब्सटेंस दैट गेट्स डिजॉल्व, सॉल्यूट ए सब्सटेंस दैट गेट्स डिजॉल्व, ऐसा सब्सटेंस जो घुल जाए उसको सॉल्यूट बोलते हैं, है ना। और दूसरी बात क्या सॉल्यूट के लिए, कि पूरे सॉल्यूशन में आपने अगर चीनी और पानी का शरबत बनाया है तो चीनी कम होता है कि पानी कम होता है, चीनी कम डालते हो कि पानी कम, चीनी कम होता है पानी के तुलना में, तो जो कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट, जनरली नहीं 99.99% सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम मात्रा में। तो solutes are generally present in lesser amount, solutes are generally present in lesser amount, solute generally less amount में present होते हैं, solute generally कम amount में present होते हैं। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग कौन सा, तो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। पानी में चीनी घुल रहा था तो पानी सॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ये क्या हो गया, ये कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट गेट्स डिजॉल्व, a component in which solute gets dissolved। आगे क्योंकि सॉल्यूट कम मात्रा में, चीनी कम मात्रा में थी तो पानी ज्यादा मात्रा में होगा, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होगा, तो सॉल्वेंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, सॉल्वेंट्स आर generally present in more amount, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में रहता है। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे मैंने अगर लिया होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, तो उसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। इन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, सॉल्यूट कौन होगा, तो सॉल्यूट शुगर हो जाएगा। सॉल्वेंट कौन होगा, तो ज्यादा मात्रा यानी जिसमें घुलता है, तो सॉल्वेंट वाटर हो गया। क्लियर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाटर हो गया। कुछ ऐसा केस हो सकता है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा मात्रा में हो सकती है ना। जैसे क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, जनरली तो यही केस होगा। जैसे मैं एक कंडीशन दे रहा हूं आपको, इफ 222.6 ग्राम अल्कोहल इज dissolved in 200 gram water, then identify solute and solvent, identify solute and solvent। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना है,
अब ये बताओ, ज्यादा कम की मात्रा तो बाद में, पहले डेफिनेशन देखो। कौन डिजॉल्व हो रहा है? तो जो डिजॉल्व होगा वो सॉल्यूट। किसमें डिजॉल्व हो रहा है? तो जिसमें डिजॉल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट। देखिए तो कौन डिजॉल्व हो रहा है, अल्कोहल हो रहा है कि वाटर? तो क्वेश्चन में लिखा है अल्कोहल इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो सॉल्यूट क्या हो गया मेरे बच्चों? सॉल्यूट अल्कोहल हो गया। किसमें घुल रहा है? वाटर में। तो जिसमें घुल रहा है वो सॉल्वेंट हो गया। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि हमेशा सॉल्यूट कम में होगा, लेकिन हाँ ऑफनली सॉल्यूट कम में होगा 99.9% केसेस में। ये हमको भी यही एक एग्जांपल मिला जो मैंने आपको बता दिया कि जिसमें सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से ज्यादा। नोट कर लो। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का कहानी क्लियर हो गया। क्लियर? देखिए अब मैं बात करता हूं कुछ और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का। सम मोर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सम मोर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला मैं बात कर रहा हूं एक्वस सॉल्यूशन का। देखिएगा ध्यान से। एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर होगा। सॉल्यूट कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, सॉल्वेंट वाटर होगा उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। एक्वस सॉल्यूशन क्या हो गया? ए सॉल्यूशन in which solvent is water. Solvent is water. सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो क्या ए सॉल्यूशन फॉर विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर के अलावे कुछ होगा उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी के अलावे कुछ होगा। बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में बुलाया गया। बेंजीन सॉल्यूट है और CCl4 सॉल्वेंट है, ऐसा मैंने माना। वाटर तो नहीं है सॉल्वेंट, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया। एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल आपको मालूम है, शुगर प्लस वाटर या HCl प्लस वाटर। एक्वस हो गया। सॉल्वेंट कौन है? पानी है। ये एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया। नोट कर लो, जल्दी से नोट करना। अब देखिए मैं बात करता हूं वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर कभी सॉल्यूट नहीं होगा। वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नोट कर लीजिए, वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लिख लीजिए, वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अब मैं बात
करता हूं डाइल्यूट सॉल्यूशन का, थर्ड नंबर। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अच्छे से सीख लीजिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट पहचानने के लिए सीख लिया आपने तो न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? डाइल्यूट को शॉर्ट में हम लोग DIL लिखते हैं, है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो गया? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर की मात्रा ज्यादा होगी तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और इसको पहचानना एकदम बच्चों का खेल है। जैसे HCl डाइल्यूट है तो आगे लिखा रहेगा डाइल्यूट HCl, एकदम लिखा रहेगा। ये तो पहचानना ही नहीं है, एसिड या बेस के नाम के पहले लिखा रहेगा कि ये डाइल्यूट है या नहीं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी मोर, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी मोर। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होगी, तो वही हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा इसी में कॉन्संट्रेटेड, फोर्थ नंबर, दूसरा नहीं कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। सब आपको नाम सुना हुआ है लेकिन सब भूल गए होंगे, डेफिनेशन पूछेंगे तो राम नाम सत्य है कर दोगे। कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा कम, सॉल्यूट ज्यादा। मान लिया जाए कि मैंने बोला कॉन्संट्रेटेड HCl सॉल्यूशन, तो HCl की मात्रा ज्यादा होगा, उसमें सॉल्वेंट वाटर की मात्रा कम। मैंने बोला डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, डाइल्यूट हो गया ना, तो HCl एसिड की मात्रा कम, वाटर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा। तो कॉन्संट्रेटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी लेस, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी लेस, ये है कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए। तो अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन का, क्योंकि हम लोग का इंटरेस्टिंग यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन से ही मतलब है, उसी को डिटेल में पढ़ना है। नोट कीजिए। तो मैं बाइनरी सॉल्यूशन का बात भी करूंगा, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन का बात करूंगा। नोट कर लो। चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन का। देखिए टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन तीन तरह के, पहला गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन किसको कहेंगे? जिसमें सॉल्वेंट गैस होगा। सॉलिड कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन कितने तरह के? तीन तरह के। पहला गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन किसको? सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉल्वेंट गैस होगा, सॉल्वेंट विल बी गैस। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस होगा। एग्जांपल करें, एक मैं कॉलम बनाता हूं, कॉलम में लिखता हूं सॉल्यूट सॉल्वेंट, इधर मैं बनाया सॉल्यूट, देखिएगा ध्यान से, सॉल्वेंट। तो जो दोनों के मिलने के बाद सॉल्यूशन बना उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? सॉल्यूट सॉल्वेंट, इसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। और इस तरह के सॉल्यूशन का एग्जाम्पल का हम बात करें।
तो पहला केस में हम सॉल्यूट ले लेते हैं गैस। सॉल्वेंट तो गैस होना ही होना, जब गैसीय सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो गैस होगा ही होगा। दूसरा केस में सॉल्यूट अपन ने ले लिया लिक्विड, और तीसरा केस में सॉल्यूट मैंने क्या ले लिया, सॉलिड। तो गैस गैस, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, फिजिकल नेचर ऑफ सॉल्यूशन, चूंकि सॉल्वेंट गैस है तो फिजिकल नेचर भी, फिजिकल स्टेट भी सॉल्यूशन का क्या होगा, गैस। अब आपको बताना है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस। एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन या एयर, इसमें तो बहुत सारा गैस मिला हुआ है, केवल गैस, तो वो भी गैस सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट का एग्जांपल है। दूसरा लिक्विड सॉल्यूट और गैस सॉल्वेंट का एग्जांपल वाटर वेपर इन एयर, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर, ह्यूमिडिटी। क्लोरोफॉर्म वेपर मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, और एग्जांपल हो सकता है वाटर नहीं, वाटर वेपर इन एयर, तो वाटर लिक्विड से गैस में जा रहा है पहले, तब एयर में मिल रहा है। ये एग्जांपल हो गया किसका, जब लिक्विड सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैस। तीसरा सॉलिड गैस का बात कर रहा है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैम्फर वेपर्स इन एयर। जब कपूर उड़ता है तो कपूर तो सॉलिड है, कहां जाके मिल रहा है, एयर में, एयर सॉल्वेंट गैस हो गया, तो कैम्फर वेपर इन एयर। ये हो गया गैसीय सॉल्यूशन पहला। नोट करिए, तो लिक्विड सॉल्यूशन का बात करेंगे। नोट करिए, तो लिक्विड सॉल्यूशन का बात करते हैं अभी तुरंत। देखिए, लिक्विड सॉल्यूशन दूसरा टाइप का सॉल्यूशन हो गया। तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट विल बी क्या, लिक्विड, थोड़ा सा चेंजिंग है, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड हो जाएगा। ये सब कुछ तो ठीक है। सॉल्वेंट लिक्विड, तो फिजिकल स्टेट भी लिक्विड होगा, एग्जाम्पल चेंज कर जाएगा। देखो, सॉल्यूट हम सबसे पहला लेते हैं गैस, सॉल्वेंट लिक्विड। दूसरा में सॉल्यूट मैं ले रहा हूं लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। तीसरा केस में सॉल्यूट है सॉलिड और सॉल्वेंट है लिक्विड। फिजिकल स्टेट तो लिक्विड ही होगा जी, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है जिसकी मात्रा ज्यादा है, तो लिक्विड सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट भी लिक्विड ही होगा। अब बात रहा एग्जांपल का, तो गैस सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर या CO2 गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर। एक एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन गैस dissolved in water, ऑक्सीजन गैस dissolved in water। ये हो गया लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। लिक्विड लिक्विड वाला में क्या होगा, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, इथेनॉल dissolved in वाटर, ये क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड। और सॉलिड लिक्विड तो बहुत सारा जानते हो, शुगर इन वाटर, शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो सॉलिड लिक्विड है, शुगर इन वाटर। ये लिक्विड सॉल्यूशन का तीनों तरह हो गया, नोट कर लीजिए। तो अब सॉलिड सॉल्यूशन की ओर चलेंगे।
नोट कर लो। तो सॉलिड सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। थर्ड नंबर हो जाएगा क्या? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट विल बी क्या? सॉलिड। सॉल्यूट यही रहने देते हैं। अब सॉल्वेंट केवल लिक्विड की जगह क्या हो गया? सॉलिड। सॉल्वेंट अब चेंज होके क्या हो गया? सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्वेंट सॉलिड है तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, है ना। अब एग्जाम्पल करना है। सोचिए एग्जाम्पल। जब गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया जाए, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ओवर मेटल, ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को पैलेडियम सरफेस पर एडजॉर्ब कर दीजिए। तो कोई भी गैस को मेटल के सरफेस पर एडजॉर्ब करिएगा तो सॉलिड सॉल्यूशन। एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ओवर मेटल सरफेस। एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ओवर मेटल सरफेस। अब लिक्विड सॉलिड का क्या हो जाएगा? एमलगम। एमलगम में क्या होता है? मरकरी जिंक के साथ मिला हुआ है एमलगम। एमलगम Hg विथ जिंक। देखिए तो Hg लिक्विड है और जिंक सॉलिड है, तो जिंक लिक्विड सॉलिड के साथ मिला है। सॉलिड सॉलिड क्या हो जाएगा? एलओआई। जिंक का कॉपर में ब्रास, कोई भी एलओआई, सॉलिड वाला एलओआई। मान लीजिए मैंने ब्रास का बात किया, ब्रास में क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। ये आपका थर्ड नंबर सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। इतने तरह के सॉल्यूशन हम लोग को जानना है, तब इसके बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी का बात कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी किए हुए हैं, इन तीनों सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा, उसकी चर्चा इसके बाद करेंगे, है ना। तो आज के क्लास पे यहीं पर रोकते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन था ज्यादा। अगले दिन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का बात करेंगे। उसमें हेनरी लॉ भी आएगा, उसका न्यूमेरिकल्स भी आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।